जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में आदरणीय अशोक निर्दोष जी पधारे हैं। इन्हें हमें विशेष तौर से हमने आमंत्रित किया है। आज हम आप जो हैं स्थायी लोक अदालत के निवर्तमान न्यायाधीश रह चुके हैं और इसी संदर्भ में हमने आपको आमंत्रित किया है कि आपसे हम जान सकें कि अदालत का क्या कारण है, क्यों, मतलब अदालत का अर्थ क्या है, अदालत के बारे में यानी सब कुछ हम इनसे जान सकें, उसकी प्रक्रिया के बारे में जान सकें। क्योंकि मनुष्य को जीवन में कभी न कभी अदालत से वास्ता पड़ता ही पड़ता है, और अगर वह उससे विज्ञ हो, जानता हो उसके बारे में, तो उससे परेशानी कम आती है, कठिनाई कम आती है, जबकि अनभिज्ञ को अधिक परेशानियां आती हैं। तो आदरणीय, मैं आपका स्वागत करता हूं इस स्टूडियो में और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां पधारे और हमारे दर्शकों को आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। तो मित्रों, हम प्रारंभ करते हैं आज का साक्षात्कार। आदरणीय, स्थायी लोक अदालत क्या है, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। दरअसल एक बड़ी अच्छी कहावत है कि तोड़कर तमाम कानूनों को अपनी मर्जी से, तोड़कर तमाम कानूनों को अपनी मर्जी से अजीब शख्स है राहत तलाश करता है। एक बात तो मुझे भी अजीब सी लगती है, गीता पे हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है सच बोलने के लिए, मगर मित्र गीता पढ़ाई नहीं जाती सच को जानने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हिंदुस्तान की सभी अदालतें केवल और केवल भारत के संविधान पर निर्भर है, और हमारा संविधान जन जन की आशाओं और आकांक्षाओं का पवित्र दस्तावेज। स्थिति यह है, आमतौर पर आप समझिए कि किसी भी नागरिक को अपने संवैधानिक अधिकार बहुत आसानी से मिल जाए, ऐसा हमारा संविधान कहता है। किसी आर्थिक विषमता के कारण या किसी अन्य अक्षमता के कारण अगर उसको समय से अपनी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है, अदालतों में बजाय निर्देश और आदेश के
तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। लंबित मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझिए कि मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे भारतवर्ष में 100 लाख की आबादी पर मात्र 11 या 12 न्यायाधीश उपलब्ध है। हाँ 10 लाख की आबादी दमना पर, जी हाँ, 10 लाख की आबादी पर 11-12 न्यायाधीश हैं, जबकि ब्रिटेन में 55 और अमेरिका में इतनी आबादी पर 130 न्यायाधीश हैं। क्या यानी हमारे यहाँ न्यायाधीशों पर अमेरिका की तुलना में 10 गुना कार्यभार अधिक है। नेचुरली विलंब होगा। आपने जो प्रश्न किया स्थायी लोक अदालत में, वहीं आ रहा हूं मित्र। ऐसी विषम परिस्थिति में जब लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है, मुकदमे ज्यादा है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से न्यायाधीशों की संख्या कम है, इसी का सामना करने के लिए स्थायी लोक अदालतों का गठन एक अभिनवी प्रयास है और ये हमारे देश में किया गया है। लोक अदालत दरअसल हमारे देश में विवादों के निपटारे का एक वैकल्पिक साधन है। अच्छा। मुकदमेबाजी से बचकर कोर्ट में, नो डाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये अदालतें हैं, लेकिन वैकल्पिक माध्यम है और इसे हम बोलचाल की भाषा में लोगों की अदालत भी कह देते हैं कि लोगों की अदालत है साहब। क्यों कह देते हैं? इसका गठन 1976 में हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ और उस 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 39 में शासन से अपेक्षा की गई है कि वो सुनिश्चित करें कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। इस हेतु स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया। तो सर, इस अदालत में जाने के लिए क्या एडवोकेट की या वकील की आवश्यकता होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, मतलब पार्टी स्वयं ही जा सकती है? वकील की जरूरत नहीं है, फीस कोई स्टाम्प नहीं लगता है, कोई फीस नहीं लगती है। आप एक सादे कागज के ऊपर अपनी शिकायत लिख करके वहां जमा कीजिए। उसमें आपको अपना आइडेंटिफिकेशन देना है, एड्रेस देना है और जिसके प्रति आपकी शिकायत है उसका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट वो देना है। इसके बाद ये स्थायी लोक अदालत उनको समन भेजती है, उनको कॉल करती है और आपका सिंपल पेपर पे, सादे पेपर पे लिखी गई शिकायत एक मुकदमे के रूप में, एक पिटीशन के रूप में स्वीकार कर ली जाती। वाह, ये तो बड़ी सहायतार्थ जो है, जन जन के सहायतार्थ के लिए बनाई गई है। निश्चित रूप से सर। तो सर, इसका संचालन कौन करता है फिर? देखिए, एक्चुअली क्या है, केंद्र सरकार के विधिक सेवा प्राधिकरण का नियम 1987 की धारा 22 के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में लोक सेवा उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 22A से 22E तक इस अदालत के कामकाज को परिभाषित किया गया है। सही बात यह है कि इस अदालत क्यों जाए साहब, लोक अदालत में क्यों जाए? भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था। आपने एक ही बात पूछी थी कि क्या इसकी कोई फीस लगती है। मैं 4-5 कारण मित्र आपको ऐसे बताता हूं कि जिसके लिए लोक अदालत बहुत आसान जरिया हमें अपनी समस्या के समाधान का लगेगा। पहली बात, वकीलों पे एक नया पैसा खर्च नहीं होता, वकीलों की आवश्यकता ही नहीं है। नंबर 2, कोर्ट फीस नहीं लगती। नंबर 3, किसी भी गरीब आदमी भी जा सकता है। जी, किसी पक्ष गरीब को आदमी सजा आराम नहीं से होती। अपना न्याय प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, किसी पक्ष को मित्र सजा नहीं होती। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, पुराने मुकदमे की कोर्ट फीस है तो वो आपको वापिस हो जाती है। वाह, समझे साहब?
और इससे बड़ी बात यह है कि मुआवजा और हर्जाना तुरंत मिल जाता है। अच्छा। मामलों का निस्तारण 3 माह की निर्धारित अवधि में करना होता है। तो 3 महीने में आपका केस फाइनल डेफिनेटली हो जाना। वो है ना, वो तारीख तारीख वाली जो परिकल्पना है वो यहाँ लागू नहीं होती मित्र। और सबसे बड़ी बात, स्थायी लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है, लास्ट अच्छा। एंड फाइनल। यानी फैसले के विरुद्ध किसी अदालत में कोई अपील नहीं होती। यहां तक वाह। कि धारा 26 के अंतर्गत भी किसी और अदालत में अपील नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात क्या है कि सुलह होने पर ही अवार्ड देता है। सुलह न होती हो, नहीं आपस में कंप्रोमाइज हो रहा दोनों पार्टीज का, तो प्राकृतिक न्याय के आधार पर, सबके लिए बराबरी के व्यवहार के आधार पर, समानता के आधार पर, न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर, जजेज के बहुमत के आधार पर फैसला या मामलों का निष्पादन कर दिया जाता है। अगर किसी न्यायालय में पहले से कोई लंबित केस है, आप वहां भी आवेदन देकर के अपने केस को स्थायी लोक अदालत में स्थानांतरित करा सकते हैं। वाह। अदालत में कोई मामला प्रस्तुत करने के पहले आप अदालत यहाँ आ सकते हैं, स्थायी लोक अदालत में सीधे आ सकते हैं यानी। बिल्कुल साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्ट की जो भी निर्णय होगा उसे सिविल कोर्ट की डिक्री समझा जाएगा। वाह। और इसे मैं किसी भी हाँ। मूलवाद में, आवेदन में, निष्पादन में, उसकी कार्यवाहियों में इसको प्रश्नागत नहीं किया जा सकता। हाँ। अपने द्वारा किए गए निर्णय की पालना, उसके निष्पादन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए ये क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले किसी भी न्यायालय को अपने निर्णय को भेज सकती है। और वो न्यायालय स्थायी लोक अदालत के निर्णय का निष्पादन, उसकी पालना ठीक उसी तरह से करेगा जैसे कि वो उस सिविल कोर्ट का निर्णय हो, हाँ। उसी ने डिक्री पारित की हो। मतलब दे आर कंपेल्ड टू डू इट। इस अदालत में वाद में आपने अर्जी दे दी, बस इतना है कि इस वाद को लेकर फिर आप किसी नियमित न्यायालय में कार्रवाई नहीं कर सकते अगर आप यानी यहां आ गए। अंतिम रास्ता यही है। एग्जैक्टली, निश्चित। देखिए मैं एक बात बताऊं साहब, कोई भी विवाद हो, कोई भी मुकदमा हो, पार्टियां मुकदमा लड़ती हैं, अपनी क्षमता से ज्यादा व्यय करती हैं वकीलों पर, स्टाम्प पेपर पर, आने जाने पर, ठहरने पर, खाने पर, 2-4 लोगों को जाएंगे उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका खिलाना। और जब उस मुकदमे का बहुत लंबे समय के बाद निस्तारण होता है, एक पार्टी जीतती है, दूसरी हारती है। जो जीतती है उसके घर में घी के दिए जलते हैं। हालांकि अगर वो ईमानदारी से देखे तो वो इतना अधिक व्यय, इतना अधिक श्रम, इतना अधिक समय दे चुका होता है कि वो जीत रह नहीं पाती। जीत नहीं रह पाती। और जो हारता है भाई साहब, उसके घर में मातम आ जाता है, मायूसी आ जाती है। लेकिन स्थायी लोक अदालत में ना तो किसी की जीत होती है, ना किसी की हार होती है। म्यूचुअल कंसेंट से, पारस्परिक रूप में उनका समझौता कराया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बर्बाद हो गया साहब या किसी के यहाँ घी के दिए जाए, दोनों पार्टी संतुष्ट होती हैं। ये सबसे बड़ी बात है। वाह सर, हमारे साथ में जी कुछ लोग जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत कर दूं। बिल्कुल, निश्चित निश्चित। कवि विनय शर्मा जी दीप हमारे साथ जुड़े हैं। आपका वाह, बहुत स्वागत बहुत है। स्वागत है। बहुत बहुत आपका आभार। और रामदास जी गौतम हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका आभार है, आपका अभिनंदन है। तो सर, जैसे कहा जाता है, आप कह रहे हैं कि इस अदालत में ज्यादा समय नहीं गंवाया जाता। वाकई में सही बात है कि जब समय निकल जाता है उसके बाद यदि एक फैसला आता भी है तो वो नहीं के बराबर होता है। आना नहीं आना बराबर होता है। ऐसा कहते जी हैं कि दादा मुकदमा करता है और पोते को जाकर के न्याय मिलता है, तो वो न्याय हम्म, न्याय नहीं रह जाता। शायद बिल्कुल। उसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने यह अदालतों का गठन किया गया है। तो सर, क्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हैं या नियम एक ही होते हैं?
देखिए, ये केंद्रीय सरकार के द्वारा किया गया है। अच्छा अच्छा। राष्ट्रीय राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण के अंतर्गत ये अदालतें स्थापित की गई हैं। सबके लिए नियम एक है। यहाँ पर जानना ये जरूरी है कि कौन कौन से केसेज, हाँ कौन कौन से विवाद स्थायी लोक अदालत में आ सकते हैं, हाँ सर, ये जानना ज्यादा जरूरी है। स्वागत है सर, एक्चुअली क्या है, बताइए। हाँ, इनको हम दो भागों में बांटते हैं मित्र। एक उपयोगी सेवाएं, जैसे? यूटिलिटी यूटिलिटी सर्विसेज। अच्छा। जैसे आपकी नंबर एक पे है परिवहन सेवा। परिवहन चाहे वायु मार्ग से हो, सड़क मार्ग से हो, जल मार्ग से हो, चाहे वो यात्रियों के यातायात के लिए हो, ट्रैफिक के लिए हो, या माल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो। इसमें यातायात सेवाएं भी हैं, माल का ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है, इसमें यात्रियों की सुविधा भी शामिल है। और एयरलाइंस या आपके जो पानी के जहाज हैं, या आपके रोड के जितने ट्रैफिक सिस्टम है, रोडवेज है, दूसरे साधन है, उन सब से संबंधित केसेस इस अदालत में लाए जा सकते हैं। हाँ। नंबर 2, विद्युत यानी प्रकाश व्यवस्था। हाइडिल से मेरा मतलब है, तो हाइडिल डिपार्टमेंट से रिलेटेड बिलिंग की समस्या है, या ट्रिपलिंग की समस्या है, या आपके कनेक्शन की समस्या है, वो सब केसेस इसमें आ सकते हैं। अच्छा। जल आपूर्ति है साहब, वाटर सप्लाई सिस्टम शहरों में, महानगरों में होता है, उससे संबंधित आपकी कोई परेशानी है, आपकी कोई शिकायत है, वो इसके ज्यूरिसडिक्शन में। डाक तार यानी पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीफोन, इनसे संबंधित यानी सर्विसेज से संबंधित मामले ये अदालत देखती है। इसके अलावा नगर पालिका और महानगर पालिकाएं जो हमारी हैं, उनके पास एक दायित्व होता है सार्वजनिक स्वच्छता का, सफाई का, कूड़े निस्तारण का। उससे संबंधित अगर आपके कोई शिकायत है, चाहे वो नगर पालिका के प्रति है, टाउन एरिया के प्रति है, ग्राम पंचायत के प्रति है, या आपके नगर निगम के प्रति है, उससे संबंधित मामले यहाँ आते हैं सर। नेक्स्ट, ये तो हुई आप हमारी उपयोगी सेवाओं में है स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवा में जितनी आपके हॉस्पिटल्स हैं, आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, जितनी आपकी डिस्पेंसरी हैं, जी हाँ, डिस्पेंसरी, वो इसके अंडर में आती हैं। बीमा सेवाएं, दो तरह का बीमा होता है सर, जानते हैं। एक अपना जीवन बीमा होता है, LIC पॉलिसी। कुछ कंपनियां सामान्य बीमा करती हैं, संपत्ति का बीमा करती हैं, गाड़ी का बीमा करती हैं। तो बीमे से संबंधित आइदर वो लाइफ इंश्योरेंस है या जनरल इंश्योरेंस है, वो दोनों इसमें शामिल है। बैंकारी और वित्तीय सेवाएं संबंधी मामले इसमें आते हैं। आवासीय सेवाएं, रियल एस्टेट के मामले, और सबसे बड़ी चीज है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी आपका ये जो गैस ईंधन की सप्लाई होती है सिलेंडर्स के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से, उससे संबंधित मामले आते हैं। नगर पालिका से संबंधित मामले आते हैं। और जनहित को देखते हुए शासन ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनमें अगर कोई निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क ले रहा है, मैं उनके पाठ्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूं मित्र, मैं उनके शिक्षण स्तर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर, शुल्क की बात कर रहा हूं। अगर कोई विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, और वो छात्रों से नियम से अधिक शुल्क वसूल रहा है, तो उससे संबंधित मामले ये अदालत देख सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग है या टोल संबंधी मामले जितने हैं, वो स्थायी लोक अदालत में कवर होती हैं। लेकिन इसकी एक सीमा है, और वो सीमा ये है कि स्थायी लोक अदालत जो जनपद स्तरों पर स्थापित की गई हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन के लिए विवादित संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।
₹1 करोड़ तक का जुरिडिक्शन स्थायी लोक अदालतों को है डिस्ट्रिक्ट की। इसके अलावा ये तो हुए आपके पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जन उपयोगी सेवाओं की बात हुई। कुछ अन्य सेवाएं भी हैं, कुछ अन्य प्रकरण भी हैं जो इस अदालत के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। इसमें पहला है जो मैरिटल डिस्प्यूट्स होते हैं, वैवाहिक विवाद, पति पत्नी के विवाद, पत्नी और सास के विवाद, उस तरह के, या भूमि से संबंधित विवाद, संपत्ति से संबंधित विवाद, दीवानी विवाद, लेबर के कोई लेबर श्रम से रिलेटेड अगर कोई प्रकरण है, और मामूली आपराधिक मामलों का निपटारा भी अदालत करती है। तो इस तरह से स्थायी लोक अदालत एक बहुत आसान साधन है, सरल साधन है, टाइम बचाने वाला साधन है, जिसमें ना कोई वकील का झंझट है, ना आपको स्टाम्प का झंझट है, ना आपको फीस का झंझट है, ना कोई सजा आपको होनी है, ना दूसरे को सजा होनी है। म्यूचुअल कंसेंट से जहां तक होता है इन मामलों को निपटाने की कोशिश की जाती है। तो उस दृष्टिकोण से और नियमित जो न्यायालय हैं उनके वर्कलोड को घटाने के उद्देश्य से बेसिकली इन स्थायी अदालतों का गठन किया। आपने एक अच्छी बात कही थी कि साहब देर से न्याय वाली बात, कि दादा ने केस करा और पोते झेल रहे हैं। एक बड़ी अच्छी कोटेशन है मित्र, डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस। विलंब से किया गया न्याय या विलंब से न्याय नहीं होता, विलंब से किया गया न्याय वो न्याय नहीं होता है। पता चला तब तक तो काम ही निपट गया, फिर आप देते रहिए निर्णय। हाँ, उसको तो क्या मतलब मिला। हाँ, उस दृष्टिकोण से भाई साहब ये बहुत 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 प्रभावी और जनहित के लिए की गई व्यवस्था है। अब मैं तो फिर ये कहता हूं, देखिए मेन है हमारा संविधान। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने एक बात कही थी मित्र, उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज ए वॉइस ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। ये हमेशा लाइफ की आवाज है, ये केवल वकीलों का डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर आर द मेडिसिन ऑफ द बॉडी पॉलिटिक, एंड व्हेन द बॉडी पॉलिटिक गेट्स सिक मेडिसिन मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड। और हमारा तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है साहब। भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा है जिसमें 465 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद भाई साहब अमेरिका के संविधान में 7 हैं, कनाडा के संविधान में 147 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 128 हैं, दक्षिणी अफ्रीका में 253 हैं। एक आरोप लगाते लोग, कहते हैं हमारा संविधान तो भानुमति का कुनबा है, कहीं से ईंट ली कहीं से रोड़ा लिया और आपने खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं है मित्र। आप देखिए कि एक महिषासुर वध करने के लिए देवी ने अवतार लिया था, और उस देवी को, है ना, उस देवी को शक्ति दी थी शिव ने, अपने त्रिशूल के रूप में दी थी साहब। नहीं ऐसा? उसी देवी को सूर्य ने अपना तेज दिया था साहब, भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया था, इंद्र ने अपना वज्र दिया था। मेरा कहने का अभिप्राय क्या है, हमने दुनिया के सभी देशों से, उनके संविधान से जो जो अच्छी बातें थी वो एकत्र की, उनको संवेद स्वरूप दिया। जैसे वो दिव्य देवी बनी थी उस तरह से हमने अपना दिव्य संविधान बनाया है। सही बात ये भाई साहब कि ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था ली है अपने संविधान में, पार्लियामेंट्री तरीका जो ब्रिटेन की देन है। अमेरिका के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था ली है, फेडरल। और आप देखिए आयरलैंड से हमने लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक तत्व, ये उनके संविधान की बहुत बड़ी विशेषता थी। जर्मनी से हमने क्राइसिस मैनेजमेंट लिया है, आपदा प्रबंधन, ये जर्मनी के संविधान की देन है भाई साहब। कनाडा से केंद्र के पास जो अवशिष्ट पावर्स हैं वो हमने कनाडा के संविधान से ले ली। रूस से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ले ली, मूल कर्तव्य,
यानी हर एक से हमने जो भी पावर, जो भी शक्ति, जो भी अस्त्र शस्त्र मिल सकता था वो लिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन हम फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर करते हैं, ये मतलब वहां से लिया गया, करते तो अपने आधार पे है, लेकिन उनके संविधान से राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का प्राविधान लिया गया है। जो कोकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, वो भाई साहब हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। संविधान में संशोधन की जो पद्धति है वो साउथ अफ्रीका से ली है। ये सारी चीजें लेकर के हमने दुनिया का विशालतम लेकिन प्रभावी, लचीला, सबसे बड़ी बात है लचीला, जिसमें देश काल परिस्थिति के परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तन करने की, संशोधन करने की तकनीकी सुविधा उपलब्ध है। ऐसा संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। जितना सैल्यूट करें, भारत के संविधान के लिए मित्र कम है। तो सर मैं अगला प्रश्न करूंगा आपसे, अगली बात जानूं उससे पहले जी। मैं हमारे साथ जो और नए जो हैं श्रोता हाँ, जुड़े प्लीज हैं प्लीज, उनका स्वागत मेरा कर भी देता नमन हूँ। पहुंचाइएगा उनको। हाँ, हमारे साथ में जय नारायण जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय नारायण जी। गणेश प्रसाद जी गौतम प्रज्ञा हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी वाह, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। काका हाथरसी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है काका। और कभी विनय शर्मा जी हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं, उनका स्नेह मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप अपना जो स्नेह दे रहे हैं उससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और हम और नई शक्ति से, नई ऊर्जा से इस कार्यक्रम को पेश करेंगे। तो सर एक और मन में शंका है कि क्या जी लोक स्वागत। अदालत में गवाहों को भी ले जाना पड़ता है? आमतौर साक्ष्य पर नहीं, आमतौर नहीं। पर नहीं, लेकिन अच्छा। अगर कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि एक्स का कहना है साहब तथ्य ये है, हम्म। डिपार्टमेंट का कहना है साहब तथ्य ये है, तब नेचुरली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। इसमें हमें, क्योंकि कोई फौजदारी का केस तो है नहीं, उसमें हमें गवाह नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा डॉक्यूमेंट अच्छा। एविडेंस आपको अपने पक्ष में प्रस्तुत करने ही होंगे, जिनके आधार पर निर्णय हो सके। क्योंकि 50% केसेज में म्यूचुअल कंसेंट से, पारस्परिक समझौते से, पारस्परिक सहमति से समझौता रिजल्ट हो जाता है, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी है जिस पर हमें लॉ का जो नेचुरल सिद्धांत है, प्राकृतिक नियम है, समता का सिद्धांत है, तब हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट सारे वो देख करके उसके बाद निर्णय देना होता है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली 2 सदस्य न्यायाधीश होते हैं। अच्छा। स्थायी लोक अदालत में 2 सदस्य न्यायाधीश होते हैं। ये सदस्य न्यायाधीश एलएलबी किए तो हों, हम्म। लेकिन प्रैक्टिस ना करते हो, अच्छा। प्रैक्टिस ना की हो। और अगर किसी प्रैक्टिस करने वाले वकील साहब का इसमें सिलेक्शन हो भी जाता है, तो उनसे एफिडेविट लिया जाता है कि जब तक वो इस पद पर कार्यरत रहेंगे तब तक प्रैक्टिस वो नहीं अपनी करें। लॉ प्रैक्टिस नहीं करें, क्योंकि एक बार में आप वकील और जज दोनों नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकता। तो ये 2 लोग आमतौर पर समाज सेवी हों, शिक्षाविद हों, गवर्नमेंट से रिटायर्ड ऑफिसर्स हों, अच्छा। लॉ पर्सन हों, अच्छी स्वच्छ छवि वाले लोग हों, क्योंकि एलआईयू की और जुडिशरी की सब तरह की इंक्वायरी के बाद ये सब कुछ फाइनल होता है। एक इसमें प्रधान न्यायाधीश होते हैं जो चेयरमैन होते हैं। अच्छा। ये चेयरमैन कम से कम एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के अवकाश प्राप्त अधिकारी होते हैं। आइदर एडीजे हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो, अवकाश प्राप्त। 3 का पैनल होता है। बाद में जब मान लीजिए म्यूचुअल कंप्रोमाइज से कोई बात नहीं बन रही है, दोनों पार्टी एग्री नहीं हो पा रही है, तब इस पर इन तीनों में जो बहुमत होता है उसके आधार पर फाइनल फैसला दिया जाता है। और इसमें बहुत सेंसिटिविटी रखनी होती है, क्योंकि इसकी कोई अपील नहीं हो सकती, बहुत संवेदना इसलिए के साथ। हाँ, इसका न्याय ये करना इसका पड़ता है। तरीका है सर। तो सर इसमें फौजदारी केस भी जाते हैं? नहीं, फौजदारी नहीं जाते सर। जायदाद संपत्ति संबंधित? आमतौर पे तो इसमें भाई साहब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से संबंधित केस आते हैं, हाई डील के, म्यूनिसिपैलिटी के, वाटर सप्लाई के, ट्रांसपोर्टेशन के, आमतौर पे तो ये आते हैं।
बाकी कई बार फैमिली डिस्प्यूट के भी आ जाते हैं, वैवाहिक दंपत्ति के भी आ जाते हैं, जिसको मीडिएशन सेंटर के थ्रू सॉल्व किया जाता है। अब डॉक्टर साहब, आप बहुत बढ़िया ढंग से मेरे से वो बात निकाल पाने में बहुत बढ़िया ढंग से सफल हो रहे हैं जो मैं वास्तव में बताना चाहता हूं पब्लिक को, जिससे उन्हें वास्तव में फायदा पहुंचे। एक्चुअली क्या है मित्र, लिंकन ने एक बात कही थी। लिंकन ने कहा था, डिस्करेज लिटिगेशन, मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करो, डिस्करेज लिटिगेशन, परसुएड योर नेबरर्स टू कंप्रोमाइज वेन एवर यू कैन। जब आपको मौका मिले अपने पड़ोसियों को समझाओ कि भाई समझौता करो, मुकदमे मत लड़ो, आओगे आखिर में समझौते पे ही, और अगर मुकदमा लड़ते रहे तो दोनों ही पार्टी नुकसान में रहेंगी, फायदे में नहीं रहेंगी। वो कहता है कि दे आर आवर फ्यूचर। क्यों? कि पॉइंट आउट टू देम हाउ द नॉमिनल विनर इज ऑफन ए लूजर। उन्हें बताओ कि मुकदमे में जीतने वाला व्यक्ति भी अक्सर एक लूजर होता है, इन व्यू ऑफ फीस, इन व्यू ऑफ एक्सपेंसेस, इन व्यू फॉर वेस्टेज ऑफ टाइम। मुकदमेबाजी में कुछ नहीं रखा। मेरे को तो एक सज्जन ने हालांकि मुझे जज होते हुए ये बात नहीं सुनानी चाहिए, पर मेरा मन कर रहा, मैंने कई 2 लाइनें साहब किसी ने सुनाई थी। चाहे जाके जंगल में धुनी रमाना, बेटों को नमक से रोटी खिलाना, अदालत में जाना मगर मेरे बेटे अदालत न जाना। अदालत मत जाना। हाँ, अदालत मत जाओ यार, आपस में बैठ के कंप्रोमाइज कर लो, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ले आओ, मत रिजिड हो। लचीलापन सब समस्याओं को हल कर देता है। थोड़ा सा आप सामने वाले को कंसीडर करो, थोड़ा वो कंसीडर करेगा, मिडवे निकल आएगा। एक चीफ जस्टिस हुए साहब वारेन ई बर्गर, उन्होंने कहा द एंटायर लीगल प्रोफेशन, और जो पूरे एंटायर लीगल प्रोफेशन की बात करते हैं तो कहते हैं इसमें लॉयर्स, जजेज, लॉ कॉलेज प्रोफेसर्स, पूरा हो गया ना ये लीगल प्रोफेशनल जितने हैं, वो कहते हैं हैव बिकम सो मेस्मराइज्ड विद द स्टिमुलेशन ऑफ कोर्ट रूम कॉन्टेस्ट। कोर्ट रूम में जो बहस होती है, जो विवाद होता है, जो दुनिया भर का बवाल होता है, उसको देख करके उतने मेस्मराइज्ड है दैट वी टेंड टू फॉरगेट दैट वी शैल बी हील्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तब हमें लगता है कि यार हम इस संघर्ष को हील कर सकते थे, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं समझता हूँ भाई, फॉर सम डिस्प्यूट्स, कुछ विवाद ऐसे हैं जिनमें ट्रायल्स विल बी द ओनली मीडियम, द ओनली वे, ओनली मीन्स। कुछ मामले हैं जहां ट्रायल के मुकदमे के अलावा और कोई उपाय है नहीं, रास्ता भी नहीं है। हाँ। बट फॉर मैनी क्लेम्स आवर सिस्टम, खास करके जुडिशियल सिस्टम, इज टू कॉस्टली, टू पेनफुल, टू डिस्ट्रक्टिव फॉर ए ट्रूली सिविलाइज्ड पीपुल। बहुत महंगा है भाई साहब, बहुत कष्टदायक है। इतना जहां तक हो सके बजाय मुकदमेबाजी में पड़ने के, अच्छा यह है कि आपसी समझौते से निपटाओ, पंचायत में समझाओ, स्थायी लोक अदालत में आओ, अपने आप भी शांति से रहो, पड़ोसियों को भी शांति से रहने दो। तो सर मेरा प्रश्न वही है कि क्या जमीन जायदाद के केस भी लोक अदालत में जा सकते हैं क्या? जा सकते जमीन हैं, जायदाद लेकिन का झगड़ा। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं सर, क्योंकि सिविल में मुकदमों की भरमार है, और जमीन जायदाद, मैंने कहा ना, सीमा वही है कि 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ना हो। अच्छा। दीवानी वाद भी आ सकते हैं, कोर्ट में जाने से पहले आ सकते हैं, और अगर कोर्ट में चले भी गए तो आप उस कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं साहब मेरे इस केस को दोनों, लेकिन इसमें दोनों पार्टी की कंसेंट होना मस्ट है। अगर दोनों पक्ष की सहमति है तो कोर्ट उनके केस को उनके आवेदन के आधार पर स्थायी लोक अदालत में स्थानांतरित कर, ऐसे में उनको पिछली कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है सर, जो उन्होंने उस कोर्ट में जमा की है। जी हाँ, ये बड़ा मतलब बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है। इसमें एक और मैं बात पूछना चाहता था कि मान लीजिए मैंने किसी केस को अदालत से आपकी लोक अदालत में ले आया, और वहां फैसला नहीं हो पाया, तो वापस मैं अदालत में ले जा सकता हूँ? सिविल में नहीं ले जा सकता?
वापिस नहीं जाएंगे। वही फैसला होना है, वही फैसला फाइनल होना है। नहीं होगा, आइदर कंप्रोमाइज से या जैसे भी करेंगे फैसला फिर भाई साहब यही होगा। और सबसे बड़ी बात वही है कि यू कांट अपील इन एनी अदर कोर्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट। बस आप दूसरी अदालत से यहाँ आ तो सकते हैं, वन वे ट्रैफिक है बॉस। जा नहीं सकते हैं। हाँ, यस यस यस। फिर स्थायी लोक अदालत का जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आपको संतुष्ट करे और आपको खुश करके भेजे। हाँ, हाँ, बस सर हमारे साथ में देखिए भावना मिश्रा जी जुड़ी हैं, जो कह रही हैं कि आपका बहुत बहुत आभार और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप जो है बता रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद। मास्टर रामजी लाल जी वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, वे भी इस कार्यक्रम को सराह रहे हैं, कह रहे हैं बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामजी लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भावना मिश्रा जी। आप सुनते रहिए, बने रहिए। अभी इसमें बहुत से मोड़ आने हैं, बहुत सी बातें मैं पूछूंगा इनसे, बहुत सी बातें निकलाऊंगा जो पब्लिक उसके फायदे के लिए भी है, और कई बातें ऐसी भी है जो वकीलों को भी नहीं मालूम होता है, वो जज साहब को मालूम है। मैं इनसे ही कोशिश करूंगा कि वो बातें इनसे मैं जान सकूं, आप लोग जान सकें। भी तो भावना सर, मिश्रा जी को आभार हाँ व्यक्त कर दूं। भावना, हाँ और कर एक दीजिए सर। कमेंट सर विनय दीप जी का आ रहा है कि साहब कविता भी सुनाइए। मैंने कहा भाई कविता के लिए अलग मंच पे बात करेंगे, अलग मौके पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, विनय दीप जी नहीं समय बार मिला बार तो, समय मिला तो अंत में देखेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसके लिए लोक अदालत जो लगती है, कोई विशेष दिन होता है या प्रतिदिन अदालतों की तरह ही लगती है, चलती है, या कोई विशेष बहुत समय दिन? बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल है। पहले तो मित्र एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। अच्छा। लोक अदालत मासिक, वार्षिक, त्रैमासिक वो आयोजित की जाती है राष्ट्रीय स्तर पर, अच्छा। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। स्थायी लोक अदालत परमानेंट सेटअप होता है, अधिकांश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के परिसर में होता है। अच्छा। ये जितने वर्किंग डेज होते हैं, सोमवार से शनिवार, इनमें काम होता है। जो छुट्टियां होती हैं कोर्ट की वो इनकी भी छुट्टी होती हैं। होता क्या है कि जो इसमें न्यायाधीश हैं, सदस्य न्यायाधीश हैं, प्रधान न्यायाधीश हैं, इनको, सदस्य न्यायाधीश को दैनिक वेतन भोगी की तरह से भत्ता दिया जाता है प्रतिदिन अच्छा। के हिसाब से, जितने आपके महीने में वर्किंग डेज होते हैं, प्लस कन्वीनियंस अलाउंस दिया जाता है। तो वो जो इनका अमाउंट बन करके आता है दैट डिपेंड्स ऑन द वर्किंग डेज ऑफ द मंथ। माह में कितने दिन कोर्ट ने काम किया है। जो प्रधान न्यायाधीश होते हैं उनका अपना ऑनरेरियम तय होता है, कितने भी दिन काम किया हो। लेकिन सदस्यों का जो स्टाफ होता है, उन सभी स्टाफ को सैलरी पेड होती है, ऑनरेरियम होता है, उनका तय होता है इतना आपको दिया जाना है। तो ये अदालत प्रतिदिन काम करती है जिस दिन कोर्ट खुलता है। जिस दिन कोर्ट का अवकाश होता है, नेचुरल स्थायी लोक अदालत का भी अवकाश होता है। अच्छा प्रश्न था ये, बहुत अच्छा प्रश्न था, आम लोगों को पता होना चाहिए। पता चला वो इस मुगालते में चले गए, वो तो वो चलेगी, या वो इसलिए नहीं जा रहे कि यार ये तो 3 महीने बाद लगेगी, हाँ 3 महीने अनाउंस होगा बाद। इसका, तो प्रचार होगा इसका, तो तब जाएंगे। हाँ हाँ। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है भाई शिवदत्त जी। तो सर जैसे स्थायी लोक अदालत आपने बताया कि कोर्ट परिसर में ही चलती है, तो ज्यादातर। ज्यादातर, और अस्थायी लोक अदालत? अस्थायी लोक अदालत का कोई कंसेप्ट नहीं है। स्थायी लोक अदालत है या लोक अदालत है, लोक अदालत अच्छा। एक निश्चित समय अवधि के बाद आयोजित की जाती है, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो लोक स्थायी लोक अदालत जो अदालत, होती है, लोक हाँ अदालत भी कोर्ट परिसर में ही लगती है, हाँ बिल्कुल। या कोई इसके लिए कैंप लगाए जाते हैं? कैंप लगाया जाता है उसका, बाकायदा कोर्ट परिसर में बड़ा कैंप होता है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा सारे अच्छा। बैंक आते हैं, बहुत सारी LIC के ये इंश्योरेंस के लोग आते हैं। वो तो एक मेला टाइप होता है, बड़ा काम होता है। उसमें अच्छा। बहुत सारे मुकदमों को, विवादों को निपटाया जाता है, सैकड़ों और हजारों की संख्या में। मतलब प्रक्रिया वही इस है। दिशा में, हाँ इस दिशा में काम करने से फायदा ये हो रहा है कि थोड़ा आंशिक रूप से ही सही, हमारे जो रूटीन कोर्ट्स हैं उन माननीय न्यायालयों पर, माननीय न्यायाधीशों पर परसेंटेज में ही सही, स्मॉल परसेंटेज में ही कुछ तो वर्कलोड कम हो रहा है। कम हो रहा है, बहुत
बस हम सीधे लोक अदालत में जा ही सकते हैं कि जी अदालत बिल्कुल। अलग अलग उसमें जा ही सकते हैं। बिल्कुल। तो मित्रों, हमारे साथ में आदरणीय अशोक जी निर्दोष जुड़े हुए हैं, हम इनसे और बात करेंगे। तो देखिए, एक तो लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत से ये फायदा हमने महसूस किया, इनसे जाना कि इसमें एक तो कोई फीस नहीं लगती, हम्म। किसी अभिभाषक की जरूरत नहीं पड़ती, वकील की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आप सीधे जाइए, एक सादा कागज पर एप्लीकेशन लिखिए, आप अपनी जो व्यथा है वो बताइए, और जिसके प्रति आप दुखी हैं या न्याय चाहते हैं उसका आप पता लिखिए, कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, और आपका काम समाप्त हो जाता है। उसके बाद लोक अदालत स्वयं ही सारा कार्य करती है। आपको कॉन्टैक्ट करके जिस दिन आपको कोर्ट में आना है, अदालत में आना है, वो दिन आपको तय करेगी, सामने वाली पार्टी से भी तय करेगी, और आपको जो न्याय बरसों में मिलने वाला था वो न्याय आपको महीनों में ही मिल सकेगा। बिल्कुल। सर, इसमें एक मेरे को और आपसे बात पूछनी थी कि मान जी। लीजिए लोक अदालत ने मुझे बता दिया कि आपको उस दिन आना है, हम्म। या सामने वाली पार्टी को बता दिया उस दिन आना है, वादी मैं हूं, परिवादी दूसरा, परिवादी जो है दूसरा है, उस दिन मान लो परिवादी उपस्थित नहीं होता है और मैं वहां उपस्थित हूं, तो क्या अदम हाजिरी में ये केस किस तरह निपटेगा? देखिए, आम तौर पर होता यह है कि वादी और प्रतिवादी हम्म। आपसी सहमति से ही स्थायी लोक अदालत में आते हैं। इसलिए उनकी सहमति की, उनकी उपस्थिति की, नियमित उपस्थिति की संभावना अधिक रहती है। लेकिन किसी अपरिहार्य परिस्थिति के कारण, स्वास्थ्य कारणों से, किसी अन्य कारण से मान लीजिए वादी या प्रतिवादी पक्ष नहीं आ पाया, तो ये अदालत ऐसी सख्त नहीं है जो अदम पैरवी में अच्छा। केस खारिज कर देगी। क्योंकि हमारा अच्छा। प्रयास क्या है भाई साहब, हराना जिताना नहीं है। हमारा प्रयास दोनों फरीकान को खुश करना है, दोनों को संतुष्टि प्रदान करना है, दोनों की आपसी सहमति से फैसला देने का हमारा प्रयास होता है। 80% कोशिश भी यही होती है। तो ये हमारे लिए बहुत माइनर चीज है। अरे अब नहीं आया, चल 15 दिन में दूसरी तारीख दे देंगे, उसमें आ जाएगा। इस बात को अच्छा। दूसरी पार्टी भी समझती है, वो भी प्रेशर नहीं डालते कि साहब अदम पैरवी में खारिज कर दो। ऐसा कोई मतलब यहाँ नहीं है। लिनियंसी है, शिथिलता है। प्रयास यह है कि म्यूचुअल कंसेंट से शांतिपूर्ण वातावरण में, सुखी वातावरण में दोनों फरीकान जब निर्णय लेके जाएं तो दोनों के घर में दिए जलें। ऐसा नहीं कि एक के घर में दिए दूसरे के घर में मायूसी। इसलिए तो ये अदालत इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है कि जी। मान लीजिए मेरा किसी कोर्ट से अदम हाजिरी में केस खारिज हो गया, तो वो केस क्या मैं आपकी अदालत में ला सकता हूं? आउट ऑफ सिलेबस। मित्र, ईमानदारी की बात यह है मित्र कि हाँ। बेसिकली आई एम अ टीचर। मैं राजकीय कॉलेज में 1976 टू 92 टीचिंग किया। 7 साल में असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर रहा अडल्ट एजुकेशन में ऑन डेपुटेशन। 2014 में मैं टीचिंग से रिटायर हुआ। 2016 में आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे क्या होता है कि जो सदस्य न्यायाधीश होते हैं उनकी 5 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है, और शर्त ये होती है आइदर 5 years और एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर। या तो 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी अच्छा। पहले हो जाए। तो आई गॉट 30 months, 2.5 वर्ष मैंने काम किया है। मेरे इंटरव्यू पे जो जजेस बैठे थे हाई कोर्ट के और जो डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह सब बैठे थे, उन्होंने कहा साहब ला। मैंने कहा किया था साहब। कब? मैंने 1980 में। कुछ बताएंगे? मैंने कतई नहीं। ला किया है, प्रैक्टिस ना की, मास्टर रहा हूं, मुझे ना पता।
कहने पेपर्स के नाम तो बता देंगे दो चार के, कितने पेपर थे कुल? मैंने साहब 3 साल में करा था, 6 पेपर होते थे, 18 पेपर। नाम बताने हमने शुरू करे, 5 7 10 12 तो नाम याद आ ही गए, तो उन्होंने कहा हम्म, वह। तो मित्र, सही बात यह है कि ये जो आपका सवाल है, इस पे मैं खुद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूं, क्योंकि नो एजुकेशन इज बेटर देन इल एजुकेशन। जानकारी के अभाव में मैं गलत उत्तर दूं, बात नहीं बताइए, इससे अच्छा कोई यह है बात कि मैं सार्वजनिक रूप धन्यवाद, से क्षमा धन्यवाद सर। मांगता हूं, इस नहीं नहीं प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मालूम है। नहीं, कोई बात प्लीज, नहीं सर, कोई बात इतना हो नहीं। सकता मैं है तो मैं इसलिए स्टडी पूछा कि करके आपको बाद में आप बता आपके दूं। कार्यकाल में ऐसा कोई केस आया हो जिसकी आपको नहीं, कोई जानकारी हो, मेरे इसलिए मैंने कार्यकाल पूछ में ऐसा लिया है। कोई केस नहीं आया, कोई हाँ, केस नहीं आया, क्योंकि ऐसा इसलिए कई मुझे बार होता है। जी, मैं सर मैं समझ रहा हूँ मतलब आपकी, मैं सामाजिक मैं आपकी भी जो बात है समझ कार्य रहा हूँ। करता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि कई बार ऐसा होता है। आदम पैरों में तो खारिज हो गया तो व्यक्ति दूसरे हाँ, विकल्प देखता है या उसको रिवाइव दूसरा कराता विकल्प, है। जी हाँ। जी, तो मुझे तो मैं मित्र पूछा था जानकारी नहीं है। कि स्थायी अदालत में ऐसा कुछ है क्या? इसलिए मैं पूछ जानकारी के लिए देखिए, पूछ रहा था। मुझे कतई कोई बात कतई शर्म नहीं आ रही है साहब ये मानने में नहीं, कि नहीं, मुझे कोई इस बात तरह नहीं, के बिल्कुल स्तर की बिल्कुल सर। जानकारी नहीं है। नहीं नहीं, इसमें कोई शंका अब वाली मैं बात भाई नहीं है। गलत उत्तर मैं नहीं दे सकता, गलत नहीं दे सकता, कोई जिसका बात नहीं मुझे सर, नहीं कोई बात पता, नहीं। नहीं पता यार, क्या हाँ बात हाँ है। हाँ, बिल्कुल सॉरी। सही बात है। हमारे साथ जो कवि विनय शर्मा जी बराबर जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं इतनी जानकारी देने के लिए वकीलों की फीस कितनी होती होगी, किंतु आप आपके आपके माध्यम से माध्यम सारी से, जानकारी फ्री में मिल गई है। अरे भाई ये डॉक्टर शिवदत्त शर्मा को श्रेय दीजिए आप, वास्तव में बहुत शानदार आयोजन। और मुझे तो इनको देख रहा हूं, मुझे रजत शर्मा याद आ रहे हैं आपकी अदालत के। मतलब बहुत सुंदर संचालन, बहुत सुंदर प्रश्नोत्तरी। आई डू अप्रिशिएट सर। इन्होंने मुझे ऐसी जगह धन्यवाद फंसा दिया लाके, मैं बचते बचते चल रहा थैंक था, आखिर में थैंक यू वहां थैंक फंसा दिया जहां का मुझे वास्तव में रास्ता नहीं मालूम था। थैंक यू सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो हाँ, बात में उस बात निकली है, एक प्रश्न मेरे दिमाग ठीक है, में अच्छी घूम रहा बात था। है। तो जितनी जानकारी लोगों को मिल जाए उतना ही उनको लाभ होगा विधिक दृष्टिकोण से। व्यक्ति बहुत परेशान है भाई साहब, जो विवाद में बहुत फंसा है, जो परेशान है, मुकदमे में बहुत फंसा परेशान है, है सर, बहुत। उस आप समझ नहीं सकते हैं कि वो कल डेट है तो आज उसको रात भर नींद नहीं आती है। नहीं आई, बिल्कुल नहीं 4 आई। आदमियों को लेके जाता है, टाइम से पहले निकलता है, उनका खर्चा करता है। दिन भर भाई साहब कभी अदालत में पेड़ के नीचे बैठता है, कभी बेचारा बरामदे में बैठता है, हम देखते हैं, हमें तरस बिल्कुल आता है। खाना भी नहीं पता खाता, चला कि भूखा रहता है। आवाज लग रही है 2 बजे, व्यक्ति पहुंच गया 10 बजे, और व्यक्ति पहुंच गया 11:30 बजे, आवाज लग गई 10:30 बजे, तो वो टाइम से पहले पहुंचता है, थैंक यू। लास्ट में वहां से निकलता है, और इसके बाद भी तारीख पे तारीख। नील बटा नील, तारीख पे हाँ, तारीख, मतलब बिल्कुल वो सही। बड़ा कष्टदायक भाई साहब, आपने बड़ा अच्छा आयोजन किया है। और मैं सोचता हूँ जितने लोग भी सुन रहे होंगे, किसी को कुछ लाभ हो जाए तो क्रेडिट निश्चित बिल्कुल रूप से बिल्कुल आपका होगा है। सर, बिल्कुल और ये होगा। आपका बहुत हमारे सुंदर साथ जो प्रयास। जुड़े हुए हैं लोग, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो सुन ही रहे हैं। उसके हाँ अलावा भी ये कार्यक्रम यूट्यूब पर चल रहा है। हाँ, यूट्यूब पर बस बस चलता रहेगा, बराबर चलता रहेगा। ये कार्यक्रम अ- अमर कार्यक्रम हो गया है। जब तक यूट्यूब जी है, जब तक ये कार्यक्रम यूट्यूब पर जी प्रसारित होता ही जी। रहेगा। आपके लोग शानदार जानकारी के लिए कार्यक्रम के इसे लिए, शानदार आयोजन के लिए मैं तो हृदय से साधुवाद देता हूँ उन सब लोगों की ओर से जो इसको सुन रहे हैं या सुनेंगे। और उन सब मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस पर जुड़े हैं। भाई एक छोटी सी तो गजल कह ही दूं, विनय शर्मा जी की बात हाँ में टाल मित्रों, दिया, एक बहुत छोटी मिनट। सी। मित्रों, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो व्यक्तित्व जुड़े हैं, वो वाकई में व्यक्तित्व ही हैं। आपने अपनी जो बात थी वो भी इन्होंने कह दी कि आप प्रोफेसर भी रह चुके हैं, आपने लॉ भी की है, आप स्थायी लोक अदालत में न्यायाधीश भी रह चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको इनकी एक और खासियत बता देता हूं कि आप साहित्यकार भी हैं, आप गीतकार भी हैं, गजलकार भी हैं। और हम इन्हें वैसे ही नहीं छोड़ेंगे। इनसे आज एक या दो गजल और गीत अवश्य सुनेंगे, तभी इन्हें यहाँ से विदा करेंगे। और फिर ये कार्यक्रम हमारा, इनके इस कार्यक्रम में जो ये गीत सुनाएंगे उससे मन भरने वाला नहीं है। हमारा मन तो जब भरेगा जब पूरे 1 घंटे हम इनके कार्यक्रम आयोजित करेंगे और इनसे गजलें सुनेंगे, गीत सुनेंगे, श्रृंगार सुनेंगे, ओज सुनेंगे, क्योंकि आप हर विधा में पारंगत हैं। तो आज तो मैं इनसे यही विनती करूंगा कि आप एक या दो
अपने मनपसंद के गीत, हमारे दर्शकों की भी इच्छा है, उनकी भी फरमाइश आ रही है, और मेरी भी दिल से इच्छा है कि मैं आपसे एक दो गजल गीत सुन लूं। तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद डॉक्टर शिवदत्त जी। इतना सरस साहित्यिक, जीवन कानूनी और जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने के लिए साधन के रूप में आपने जिस ढंग से इस कार्यक्रम का संचालन किया है, आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं आपको श्रेय देता हूँ। समय कम है, मैं घड़ी धन्यवाद देख सर, रहा हूँ। एक धन्यवाद। छोटी बहर की 4-5 शेरों की छोटी सी गजल सर, बस। और स्वागत है। विनयदीप जी, आपको नमस्कार कर रहा हूँ मित्र। बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत बड़े कवि हैं मित्र हमारे बॉम्बे से, बात बने विनयदीप जी। इनके विषय में बता दूं साहब, ये हमारे चैनल के मीडिया प्रभारी भी हैं, अरे वाह, क्या बात और है मुझे साहब, आशा है कि आज का हमारा कार्यक्रम जो है वाह अखबारों में, समाचार पत्रों में भी छपेगा। वाह वाह। लीजिए साहब, 2-4 शेर एक गजल के। इनकी कृपा है हमारे ऊपर, बहुत सहयोग मिलता है। आदमी कितना अंधा हुआ, आदमी कितना अंधा हुआ, आदमी 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 वाह कितना अंधा हुआ, धर्म भी एक धंधा हुआ, वाह, धर्म भी एक धंधा धर्म हुआ, क्या भी बात। एक धंधा हुआ, बहुत खूब, बहुत आदमी खूब। कितना अंधा हुआ। अगला शेर देखिएगा। बंध गया, बंध गया, बंध गया, बंध गया, बह वाह न पाया कहीं, बंध गया, बह न पाया कहीं, इसलिए नीर गंदा हुआ, इसलिए नील इसलिए गंगा हुआ, क्या बात। नीर गंदा हुआ, बंध गया, बह न पाया कहीं, इसलिए नीर गंदा हुआ, क्या बात, धर्म बहुत खूब। भी एक धंधा हुआ, आदमी कितना अंधा हुआ। अगला शेर देखिएगा। फसलें दूनी, फसलें दूनी हुई चौगनी, उत्पादन बढ़ा, हम्म, फसलें दूनी हुई चौगुनी, नाज फिर भी न मंदा हुआ, वाह वाह वाह, अनाज अनाज। फिर भी न मंदा हम्म, हुआ, फसलें दूनी हुई चौगुनी, नाज फिर भी न मंदा हुआ, क्या धर्म बात। भी एक धंधा हुआ, मजहबी 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 लोग सारे हुए, मजहबी लोग सारे हुए, मुल्क में खूब दंगा हुआ, क्या बात है, वाह। मुल्क में खूब दंगा हुआ, मजहबी लोग सारे हुए, मुल्क में खूब दंगा हुआ, खूब दंगा धर्म हुआ, क्या बात। भी एक धंधा हुआ, आदमी कितना अंधा हुआ। और अगला लास्ट शेर साहब, अंतिम शेर है। तीर थे, तीर थे, तीर थे सब हमारे लिए, तीर थे सब हमारे लिए, और हमारा ही कंधा हुआ,
वाह क्या बात। और हमारा ही कंधा हुआ तीर थे, हमारे सब लिए। हमारे लिए तीर थे, सब हमारे लिए, और हमारा ही कंधा हुआ, धर्म क्या बात। भी एक धंधा हुआ, नाज फिर भी न मंदा हुआ, इसलिए नीर गंदा हुआ, मुल्क क्या बात। में खूब धंधा हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत थैंक सुंदर, यू सर, बहुत थैंक सुंदर। यू। सर अभी धन्यवाद। 6 मिनट बाकी हैं। 6 मिनट हम बाकी चाहेंगे साहब, कि दो चार। छह हाँ बिल्कुल एक छह बिल्कुल। मिनट में मैं, एक रचना और आप प्रस्तुत कर दीजिए। अरे उसके सर बाद छह मैं मिनट आपको। में मैं 6 मिनट में गजल सुनाने की बजाय दोहे सुनाता हूँ। कम समय लगेगा, हाँ, जब जो चाहे वहीं आपकी पे इच्छा कर हो, देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल बिल्कुल साहब, जो आपकी दोहे इच्छा हो सर वही सुनाइए। कम्युनल हार्मोनी पे, सांप्रदायिक एकता पे दो चार दोहे देखिए। हाँ, स्वागत है सर। जाप जपे मुल्ला सभी, पंडे दे में अजान, जाप जपे मुल्ला सभी, पंडे दे में अजान, सचमुच ही हो जाएगा भारत मेरा महान। हाँ 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 हाँ। तुम होली में रंग भरो, हम खुशियों से ईद, तुम होली में रंग भरो, हम खुशियों से ईद, सुर्ख खून है एक सा, रघु हो या फरीद, हाँ, सुर्ख खून है एक सा, रघु हो या फरीद, और तेरी टोपी सिर मेरे, तेरी टोपी सिर मेरे, पगड़ी तेरे शीश, मौला मुझे बचाएगा और तुझे जगदीश, हाँ 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 हाँ। मौला मुझे बचाएगा और तुझे जगदीश। क्या बात, बहुत मैं सुंदर। मैं आबे जम जम चखूं, आबे जम जम, मैं हम्म। आबे जम जम चखूं, तुम गंगा का नीर, हाँ 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 हाँ। आबे जम जम चखूं, तुम गंगा का नीर, तुम संतन पूजन करो और मैं मनाऊं पीर, ठीक, वाह। तुम संतन पूजन करो और मैं मनाऊं पीर, हम सारे रोजे धरें, मैं सारे रोजे धरूं, हम सारे रोजे धरें और वो मनाए तीज, हाँ हाँ, हम ठीक। सारे रोजे धरें और वो मनाए तीज, स्वर्ग धरा पर आएगा वो प्रेम के बीच, क्या बात। स्वर्ग धरा पर आएगा वो प्रेम के बीच, सांप्रदायिक एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे, बहुत गंगा सुंदर, यमुनी बहुत सुंदर। तहजीब हमारे देश में बनी रहे, इससे सुखद वातावरण नहीं हो सकता। ऐसा बहुत प्रयास है, सुंदर, बशर्ते बहुत कि हम सुंदर। आपकी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करें, आप हमारी धार्मिक मान्यताओं को सम्मान दें, क्योंकि ये सब यहाँ का खेल है, ऊपर वाले ने तो सबको एक जैसा भेजा है। तो मेरा संदेश यही है मित्रों, कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब आपस में प्रेम से, भाईचारे से अपनत्व बना करके रहें, तभी हमारा देश वास्तव में बहुत सुंदर विश्व सर, गुरु बहुत सुंदर। बन पाएगा। तो आपके लिए मित्रों, धन्यवाद। आज हमारे साथ आदरणीय अशोक जी निर्दोष थे, जो कि स्थायी लोक अदालत के निवर्तमान
न्यायाधीश हैं और 2.5 वर्ष तक इन्होंने वहाँ न्याय किया है, लोगों को सुलभ न्याय प्रदान किया है और लोगों के दिल में जो गले तक जो फांसी आ चुकी थी न्याय प्राप्त करने की, जो जेब से फक्कड़ हो चुके थे, जिनकी जमीनें बिक चुकी थी, उनको इन्होंने कौड़ियों में और शीघ्रातिशीघ्र न्याय प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, स्थायी लोक अदालत को धन्यवाद देता हूँ और जिसने भी इस स्थायी लोक अदालत रची है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हो सकता है वो धरती पर नहीं हो या है, उन सबको फिर भी मैं बारंबार साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा कानून बनाया और ऐसी परंपरा करी और एक स्थायी लोक अदालत का ढांचा बना करके हमारे सामने पेश किया। आप उनको बहुत बहुत साधुवाद है। मित्रों, हमने आपसे कानूनी बातें जानने के बाद अंत में आपसे 2 गजलें भी सुनी, दोहे भी सुने। लोग सोच रहे होंगे कि एक न्यायाधीश के पद पर रह करके ये कैसे ये कार्य कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले हमारे साथ में कामेश्वर जी डीएसपी आए थे। वो डिपार्टमेंट तो ऐसा डिपार्टमेंट है, विभाग तो ऐसा विभाग है जिसमें कठोर हृदय, पत्थर हृदय के लोग ही जाते हैं, लेकिन उनके हृदय से भी कविताएं फूट रही थी, साहित्य फूट रहा था। तो आप तो प्रोफेसर भी रह चुके हैं और न्यायाधीश भी रह चुके हैं। मैंने भी मेरे जीवन में कई लोगों को ऐसा को देखा है जिनका साहित्य से लोग अगर देखें तो ये कहें कि इनका साहित्य से कोई वास्ता हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी उनके हृदय में साहित्य बसा हुआ है और साहित्य निकल निकल करके आ रहा है। धन्य हैं वो लोग और धन्य हैं वो लोग जो पटल पर आते हैं, हमें अनुग्रहित करते हैं और लोगों को जो है अपनी बात कहते हैं, लोगों को जानकारियां देते हैं। कल इसी पटल पर आईआईटी के लिए कुछ बातें बताने के लिए बंबई से एक व्यक्तित्व आ रहा है, पंकज जौहरी जी, जिन्होंने अपने हाथ के नीचे से अपने निर्देशन में कई लोगों को आईआईटी करवाई है। उनसे हम बात करेंगे कि आईआईटी करने के लिए क्या क्या रास्ते अपनाने चाहिए, किस तरह से इसका मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरह से इसका पाठ्यक्रम पढ़ना चाहिए। तो आप सब लोग कल इस कार्यक्रम में पधारें, आपका स्वागत है। और जाने, जैसे आज जानकारी आपने जानी है वैसे कल भी आप जानकारी जाने। आइए पधारें, आपका स्वागत है। साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके आभार। लिए, आप बधाई पटल आपको पर सुंदर पधारे। संचालन के लिए, नहीं श्रेष्ठ संचालन के लिए, भव्य संचालन के लिए आपको बधाई और आमंत्रित करने के लिए मित्र, मेरे हृदय के अंतरंग प्रकोष्ठ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर। आपको फिर एक रोज इस पटल पर आना है और जी अवश्य, पूरा एक अवश्य, बिल्कुल, घंटा मैं आपके आपको आदेश पर। सुनूंगा और हमारे दर्शक सुनेंगे। इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय, जब आप नमस्कार, आदेश देंगे मैं उपलब्ध हो जाऊंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, नमस्कार। विदा।